क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट है। लेखांकन प्रमाप तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे एक आध लाइन में हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में क्या बोला गया। तो देखिए, सामान्यतः होता यह है कि कंपनी अपने हिसाब से अकाउंट बना रही है, दूसरी कंपनी अपने हिसाब से अकाउंट बना रही है, तीसरी कंपनी, हर कंपनी अपने हिसाब से अकाउंट बनाती है। तो यदि कोई व्यक्ति, एक मैनेजर या अकाउंटेंट एक कंपनी में काम करने जाता है, उसके बाद उस कंपनी के अकाउंट को वो समझता है। फिर अगर वो दूसरी कंपनी में जाएगा, अगर वो दूसरी कंपनी में नौकरी करने जाता है तो उसके अकाउंट अलग होंगे, उसको समझने में कठिनाई होगी। ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अलग अलग कंपनीज़ के अकाउंट को चेक करता है, तो एक कंपनी अलग प्रकार से बनी, दूसरी कंपनी अलग प्रकार से बनी है, उसके लिए काफ़ी कठिनाई आती है समझने में। या इन्वेस्टर्स विनियोग करना, जिन लोगों ने शेयर खरीदने होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के अकाउंट को चेक करते हैं। यदि सभी कंपनियों के अकाउंट अलग अलग प्रकार के हैं तो उनको समझने में कठिनाई आती है। इसे ये सोचा गया कि इसकी जगह एक ऐसे स्टैंडर्ड के अकाउंट बनाया जाए, एक अलग प्रकार के अकाउंट बनाया जाए जो कि अलग अलग नहीं हो, बल्कि सभी कंपनी एक ही तरीके से बनाए अकाउंट्स को, ताकि किसी प्रकार से समझने में कोई कठिनाई हमारे सामने ना आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को एक स्टैंडर्ड बनाना है ताकि सभी कंपनी उसी प्रकार से अकाउंट्स को बनाएं। तो ये हमारे यहाँ लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता और नीड फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो लेखांकन के द्वारा विभिन्न पार्टीज़ जो है, अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो हमारे अकाउंट का प्रयोग करते हैं। जैसे बिजनेस के स्वामी हो गए, मालिक हो गए, जिन्हें हम ओनर कहते हैं, विनियोगकर्ता जो जिन्होंने पैसा लगाया उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं, प्रबंधक जो मैनेजर हमारे होते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स हमारे होते हैं, सरकार, गवर्नमेंट और कर्मचारी होते हैं। तो ये वित्तीय सूचनाएं हमारे फाइनल अकाउंट से लेते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे लेते हैं। इनसे संस्था की लाभार्जन क्षमता का सच्चा, ये हमारे जब अकाउंट्स को स्टडी करते हैं तो हमारी कंपनी जो होती है उसकी लाभार्जन क्षमता मतलब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कितना लाभ हमारी कंपनी कमा रही है, लाभ को अर्जित करना मतलब कमाने की क्षमता का, उसका सही व सच्चा, ट्रू एंड फेयर वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में तुलनात्मकता व समरूपता लाने के लिए सभी कंपनियों में वित्तीय विवरण मतलब फाइनल अकाउंट्स में तुलनात्मकता, उनकी तुलना की जा सके, और समरूपता मतलब एक जैसे रूप में उनको लाना है। इसके लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, जिनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP कहते हैं, ये अवधारणा बनाई गई कि सभी कंपनियों के एक जैसे अकाउंट बने। विभिन्न फर्मों की कुछ मदों में भिन्नता होती है, अलग अलग फर्म, अलग अलग कंपनियां कुछ मदों को अलग अलग प्रकार से लेती हैं। जैसे स्टॉक की मूल्यांकन की हम बात करते हैं कि स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, तो ह्रास का निर्धारण करने की अलग अलग कंपनियां स्टॉक की वैल्यू अलग लेती हैं। डेप्रिसिएशन में भी अलग अलग मेथड्स हैं, वो अलग लेती हैं। हानियों के लिए, लॉसेस के लिए आयोजन प्रोविज़न की बात करें तो वो भी अलग अलग होता है। तो तुलनात्मक संभव नहीं हो पाता क्योंकि हर कंपनी अलग अलग तरीके से अकाउंट बनाती है, तो उनके काम की हम तुलना या कंपैरिजन नहीं कर पाते। तुलना तभी हो पाएगी जब सभी कंपनियां एक ही प्रकार से अकाउंट बनानी है, तो हम उनकी कंपैरिजन या तुलना कर पाते हैं। इससे क्या होता है, प्रबंधक वास्तविक आर्थिक स्थिति को छुपा लेते हैं। अगर हम अपनी अपनी तरीके से अकाउंट्स को बनाते हैं तो मैनेजर क्या करते हैं, वास्तविक स्थिति को छुपा लेते हैं और फाइनल अकाउंट जो होते हैं अकाउंट की किताबों में गलत सूचनाएं जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसी नीतियों में एक रूपता लाने की बात हमने कही। अकाउंट बनाने के जो तरीके हैं, पॉलिसीज हैं, उसमें एक रूपता लाने की हमने बात की, जिससे कि अकाउंट्स में स्पष्टता आ जाए, संदेह मिट जाए, सभी प्रकार का कोई शक ना रहे। तो लेखांकन प्रमाप जो है उनको विकसित किया करने के लिए 29 जून 1973 में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी AISC की स्थापना की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिससे कि लेखांकन प्रमापों के अनुसार अलग अलग प्रमाप बनाए और रीतियों में संशोधन भी इसने किया। अगला हेडिंग हमारा है अब लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता के कारण क्या जरूरत थी प्रमाप बनाने की, रीजंस ऑफ द नीड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला पॉइंट है लेखांकन की प्रस्तुति में प्रमापीकरण व समरूपता। प्रमापीकरण मतलब एक स्टैंडर्ड के एक जैसे, समरूपता मतलब एक रूप वाले, एक जैसे दिखने वाले। यूनिफॉर्मिटी एंड द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंट्स। लेखांकन मतलब अकाउंट्स में विभिन्न सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स हम लोग प्रयोग करते हैं, परंपराएं, ट्रेडिशंस होती हैं, व्यवहारिकता के कारण
सत्यता, निष्पक्षता, निर्विरोध तत्वों की कमी हो जाती है। अकाउंट जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकली नहीं हो पाते, सत्य नहीं हो पाते, निष्पक्ष नहीं हो पाते, मतलब हम उसमें हेरा फेरी करते हैं, निर्विरोध नहीं हो पाते। ये कमी थी, जिससे कि अकाउंट की विश्वसनीयता घट गई थी। इसी प्रभाव की आवश्यकता थी। सेकंड पॉइंट हमारा है लेखांकन शब्दावली की अस्पष्टता को दूर करना, टू रिमूव एम्बिग्विटी इन द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अस्पष्टता, एम्बिग्विटी, जो कमी होती है उसको अस्पष्टता कहा जाता है। तो अकाउंट में प्रयुक्त शब्द या प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग होता था, जो क्लियर नहीं होते थे, बहुअर्थी होते थे। बहुअर्थी मतलब जिनके बहुत सारे अर्थ या बहुत सारे मीनिंग लगाए जा सकते थे। अतः इन्हीं के आधार पर लाभ हानि अतः इन्हीं फिगर्स के आधार पर लाभ हानि की बात हम करते हैं, कितना लाभ है या हानि है, वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए और पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। यदि हम स्टैंडर्ड के अकाउंट बनाएं तो इसके आधार पर लाभ हानि का सही पता चल जाएगा, वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति का भी सही पता लग जाएगा, और पूर्वानुमान भी, पूर्वानुमान मतलब भविष्य में क्या करना है, कितना लाभ होने की संभावना है, इसका अनुमान भी हम आसानी से लगा पाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है जालसाजी पर नियंत्रण या कंट्रोल ऑन द स्टैंडर्ड। विभिन्न व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा अनुसार शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालता है और हेरा फेरी को प्रोत्साहन इससे मिलता है। हम अपनी, जैसे हमें अच्छा लगता है उसके अनुसार हम उसका अर्थ लगा लेते हैं। जैसे हम मूल्य की बात करें कि प्राइस कितना है वस्तु का, तो कोई जो होता है वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस लेता है, कोई वास्तविक मूल्य रियल प्राइस वस्तु का मानता है, कोई व्यापार मूल्य बिजनेस में जो उसका प्राइस है वो लेता है, कोई बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस को लेता है, कोई बीजक मूल्य इनवॉइस के प्राइस को लेता है, कोई सूची मूल्य लिस्ट प्राइस मानता है। तो हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार मानेगा, तो इसमें क्या होता है, हेरा फेरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक मूल्य जो है उसका एक ही अर्थ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीयकरण या ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब है कंपनियां जो हैं वो बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देशों में काम करती हैं। प्रत्येक देश की अलग अलग रीतियाँ होती हैं, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो एक तरीका सभी कंपनियों को अपनाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो संस्थाएं होती हैं जो कि पैसे लेने देने का काम करती हैं, जैसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं। इन्होंने जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र ने इनको बनाया था। तो जब कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है तो सभी देशों में एक जैसे अगर तरीका होगा तो बनाना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन हम देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। कोलर के अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ए मोड ऑफ द कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन द अकाउंटेंट बाय द कस्टम्स लॉज एंड द प्रोफेशनल बॉडी। कोलर ने कहा कि लेखांकन प्रमाप क्या है, ये रीति रिवाज, कानून और पेशेवर संस्था द्वारा, ठीक है, रीति रिवाजों, कानून और पेशेवर संस्था के द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। अकाउंटेंट पर एक आचार संहिता मतलब नियमों की एक लिस्ट लागू कर दी कि आप इन्हीं का पालन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लेखांकन प्रकृति, प्रमापों की प्रकृति या नेचर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेचर की बात करें तो पहला पॉइंट आएगा लेखांकन प्रमाप ये निश्चित करते हैं कि विभिन्न व्यावसायिक व्यवहार मतलब ट्रांजैक्शन जो है उनका लेखांकन कैसे किया जाए और उन्हें फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाया जाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड्स दैट हाउ द वेरियस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकंड पॉइंट है लेखांकन प्रमाप विभिन्न प्रकार की लेखांकन नीतियाँ मतलब अलग अलग काम अकाउंट्स बनाने के तरीकों के दुष्प्रभावों को दूर करती हैं, उनकी जो कमियां थी उनको दूर करती हैं और तुलनात्मकता को संभव बनाती हैं, कंपैरिजन को ये पॉसिबल बनाती हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर संभव बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिमूव्स वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेक देम कैपेबल ऑफ द कंपैरिजन। थर्ड पॉइंट है लेखांकन प्रमाप जो है विभिन्न लेखांकन समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग हेल्प इन सॉल्विंग द वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। जो अलग अलग समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको ये दूर करने में मदद करते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। फोर्थ पॉइंट हमारा ये विभिन्न उपलब्ध लेखांकन पद्धतियों में से विभिन्न उपलब्ध मतलब अकाउंट बनाने की पद्धतियाँ मतलब जितने मेथड्स हमारे पास हैं उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति जो है उपलब्ध करवाते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त मतलब जितने मेथड हैं उन सब में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है वो ये हमारे को बताते हैं। ये सजेस्ट मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ द अकाउंटिंग टेक्निक्स अमंग ऑल द अवेलेबल स्टेटमेंट्स ऑल द अवेलेबल सोर्सेज। पाँचवा पॉइंट है ये वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को सूचना देते हैं। प्रयोगकर्ता मतलब वो व्यक्ति जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ये वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को सूचना देते हैं कि वे किस आधार पर तैयार, उनको बताते हैं प्रयोगकर्ताओं के हमने अकाउंट किस बेस पर बनाए हुए हैं, इनका बेस क्या है। ठीक है, तो किस आधार पर तैयार किए गए। दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द यूजर्स अबाउट द बेसिस ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। सिक्स पॉइंट है
ये तो सीमा निर्धारित करते हैं जिसमें लेखापालक को कार्य करना होता है। डिफाइंस द लिमिट्स विद इन विच द अकाउंटेंट हैज़ टू वर्क। अकाउंटेंट ने किस सीमा किन नियमों का पालन करना है अकाउंट्स बनाते समय, ये बताते हैं। ठीक है, तो ये प्रमाप हमारे बताएंगे और सभी अकाउंटेंट उन्हीं का पालन करेंगे। अगला लेखांकन प्रमापों के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उद्देश्य क्या है? निर्देशित करना, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। ये निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि लेन देनों को किस प्रकार से अकाउंट में लिखा जाए। सेकंड है समानता लाना, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। व्यवहारिक व्यवहार मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका अभिलेखा करना, मतलब उसको अकाउंट्स में लिखना। वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की नीतियाँ, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट में उनको कैसे दिखाया जाए, उसकी नीतियाँ, नियम, आधार, विधियाँ सब समान होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना। थर्ड पॉइंट है तुलनात्मकता में वृद्धि करना, टू इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी। वित्तीय विवरण मतलब हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें समरूपता अगर आ जाती है, एक समान बन जाते हैं, तो विश्वसनीयता आती है। जब वो सब एक ही तरीके से बनाए गए तब हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, और जब विश्वास कर सकते हैं तो तुलना भी कर सकते हैं एक कंपनी के फाइनल अकाउंट की दूसरी कंपनी के साथ, कि वो कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है या हमारी कंपनी। चौथा पॉइंट है समन्वय योग्य बनाना, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति इसे सरलता से समझ सके, इस प्रकार से आसान तरीका एक बनाया गया जो कि सबको समझ में आसानी से आ सके। पांचवा पॉइंट है विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द यूज़र। पहले अकाउंटेंट अपने हिसाब से बनाता था कि मुझे क्या सूचना चाहिए वही दिखाता था, पर अब ऐसे तरीके से अकाउंट बनाने के लिए बोला गया जो सबके काम आए, सबको हर सूचना इसमें मिल जाए। अगला लेखांकन प्रमापों की उपयोगिता या पूछी जाए, लाभ पूछी जाए, यूटिलिटी पूछी जाए, एडवांटेजेस पूछे जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो यही पॉइंट्स हमारे आएंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता में वृद्धि, इंक्रीज इन द रिलायबिलिटी एंड द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, अकाउंट्स हमारे होते हैं, लेखांकन के एक नियम बना दिए गए जिससे कि सभी एक रूप में ही हो जाते हैं, जिससे उन पर विश्वास जो है वो आसानी से किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा है वित्तीय विवरणों में एक रूपता व तुलनात्मकता, यूनिफॉर्मिटी एंड द कंपेरेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जैसी नीतियाँ, नियम, अवधारणाएं अगर हो जाती हैं तो सब एक रूप वाले हो जाएंगे, और एक जैसी नीति, एक जैसे तरीका है तो तुलना भी हम आसानी से फिर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है विभिन्न पक्षकार, अलग अलग पार्टीज हमारी जो हो गई, उनके विभिन्न पक्षकारों के बीच वित्तीय हितों में संघर्ष को दूर करने में सहायक, हेल्पफुल इन रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग द वेरियस पार्टीज। पहले कुछ व्यक्ति बोलते थे कि हाँ इस तरीके से बनाओ अकाउंट, दूसरे बोलते थे इस तरीके से बनाने हैं, अब वो आपस में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष होता रहता था। अब स्टैंडर्ड बन गया तो अब मतभेद अपने आप दूर हो गया। तो विभिन्न पक्षकारों के हितों में जो संघर्ष हो सकता था, लाभ के बारे में मालिक बोलते थे ऐसे लाभ कैलकुलेट करो, स्वामी बोलते थे, लेनदार बोलते थे ऐसे कैलकुलेट करो, अब उन सभी मतभेदों को इसके द्वारा हल कर दिया गया। चौथा पॉइंट है हेरा फेरी और कपट की संभावनाएं भी घट गई हैं, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। लेखांकन प्रमाप का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हेरा फेरी की संभावना कम हो जाती है, छल कपट की संभावना कम हो जाती है, सूचनाओं की अपर्याप्तता नहीं होती, मतलब हर सूचना हमारे को दिखानी होती है, ऐसा नहीं कि कोई सूचना हमने छोड़ दी। जो अनुचित लेखांकन की नीतियाँ थी, गलत तरीके जो हमारे थे अकाउंट्स को बनाने के, उनकी संभावना भी अब इसके द्वारा घट जाती है। पांचवा पॉइंट है अंकेक्षक के लिए सहायक, हेल्पफुल टू द ऑडिटर। अब लेखांकन प्रमाप जब हो गए, सभी कंपनियां एक ही तरीके से अकाउंट्स बनाएंगी, तो ऑडिटर को भी सभी के अकाउंट चेक करना आसान हो जाएगा। उनके लिए ज़रूरी कर दिया गया कि ऑडिटर जब अकाउंट को चेक करेगा तो उसमें मेंशन करेगा कि जिस कंपनी के आप अकाउंट चेक करें उसमें लिखें कि क्या कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन किया है अकाउंट्स बनाती बार या नहीं किया। सिक्स पॉइंट है लेखांकन रीतियों में विभिन्नता को कम करना, हेल्पफुल रिड्यूसिंग द वेराइटीज़ इन दी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग नीतियों में प्रयोग करने में जो लोचशीलता थी, पहले हम अलग अलग तरीके से करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे, गलत उपयोग किया जा सकता था, कुछ चीज़ों को हम छुपा लेते थे, अब वो सारी कमियां जो हैं वो दूर हो गई, विभिन्नताएं कम हो गई। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमापों की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ द IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए, अब पूरे विश्व में, पूरे संसार में हमने एक स्टैंडर्ड बना लिए जो प्रत्येक देश में पालन किए जाएंगे, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाप। तो चालू व्यवसाय की मान्यता, इसमें कुछ मान्यताएं एजम्पशंस हैं जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी हैं। चालू व्यवसाय की मान्यता, गोइंग कंसर्न एजम्पशन हम पहले पढ़ चुके हैं। उपार्जन की मान्यता, अक्रूवल एजम्पशन। उपार्जन की मान्यता का मतलब है पैसा कब कहाँ से हमारे को लाभ हो गया, जो लाभ हो गया हमने कमा लिया उसे हम मान लेंगे।
माप इकाई की मान्यता, मेजरिंग यूनिट का अजम्पशन, ये भी हम कर चुके हैं। और स्थिर क्रय शक्ति मान्यता या कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, नाम ही पर्याप्त है वैसे इनके, आप इनको कर लें याद तो काफ़ी है नाम ही। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमापों के लाभ क्या हैं। अब विश्व स्तर पर जो हमने बना लिए स्टैंडर्ड, उसका क्या लाभ होगा। पहला है उद्योग को सहायक, हेल्पफुल इन द इंडस्ट्री। ये वित्तीय विवरण जब IFRS के आधार पर बनाए जाते हैं तो विदेशों से कोष आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विदेशी लोग भी हमारे अकाउंट्स को देखेंगे, समझेंगे और हमें आसानी से पैसा दे देंगे, क्योंकि वो इन पर विश्वास कर सकते हैं। अब सेकंड है लेखांकन पेशेवरों को ये सहायक हो जाता है, हेल्पफुल इन द अकाउंटिंग प्रोफेशनल। जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, वो इसको आसानी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हो गया, एक तरीका हो गया। थर्ड है विनियोगी वर्ग को भी सहायक, हेल्पफुल टू द इन्वेस्टर। विभिन्न देशों में जो अलग अलग विनियोक्ता बैठे हैं, विदेशों में जो लोग बैठे हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी हमारे अकाउंट को देखकर समझ सकते हैं अब, क्योंकि तरीका सेम है, जो उनके देश में है वही हमारे देश में है। और चौथा है विभिन्न देशों में संचालित संस्थाओं को सहायक, हेल्पफुल इन द एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग इन द वेरियस डिफरेंट कंट्रीज़। जो अलग अलग देशों में कंट्रीज़ में कंपनियां काम कर रही हैं, उनको भी मदद होगी, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड एक जैसे हो गए अब। ठीक है, उसके बाद में देखें दो प्रकार के, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे देश में है और इंटरनेशनल जो पूरे विश्व में है, तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे जो है ये करीब करीब 32 हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करीब करीब 41 के आसपास हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमारे सिलेबस में कुछ शब्द प्रयोग होते हैं हम उन्हीं को केवल याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है तो 7-8 आप लिख देते हैं तो काम चल जाएगा। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पहले हम बात करते हैं, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसको वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज रहती है, का मूल्यांकन इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक सामान हमारे पास जो तैयार है। तो AS3 क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रोकड़ प्रवाह विवरण, कितना कैश आया कितना कैश गया। AS6 क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास लेखांकन, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाना। AS10 क्या है, अकाउंटिंग फॉर द फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति जो बहुत लंबे समय तक जाएगी, जैसे लैंड प्लांट मशीनरी। AS13 क्या हो गया, अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, विनियोगों के लिए लेखांकन, जो पैसा हमने कहीं पर लगाया किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर में। AS19 क्या हो गया, पट्टा या लीज, बहुत लंबे समय के लिए उधार पर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है। AS22 हो गया, अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेस ऑन इनकम, आय पर करों का लेखांकन, हम जो इनकम कमा रहे हैं उस पर कितना हमको टैक्स देना पड़ेगा। AS26 हो जाता है इंटेंजिबल एसेट्स या अमूर्त संपत्तियों के बारे में स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम देख लें, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है, डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, लेखांकन की नीतियों का प्रकटीकरण, कि हमारी नीतियाँ अकाउंट की कौन कौन सी हैं वो उसमें बताना। AS4 हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ह्रास लेखांकन, अभी हमने डिस्कस कर लिया। AS7 क्या हो गया, IAS7 क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण हमने पढ़ लिया। IAS12 क्या हो गया, अकाउंटिंग फॉर द टैक्स ऑन इनकम, आयकर पर टैक्स जो देना है वो IAS12 में है। AIS17 क्या हो गया, पट्टे के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर द लीज, बताया अभी हमने कि बहुत समय लंबे टाइम के लिए उधार पर किराए पर लेना। AIS26 क्या हो गया, अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, विनियोग हमने किया, उसका लेखांकन करना। IAS38 क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट, अदृश्य संपत्तियों के लिए हमने जब लेखा करना है। और IAS41 क्या हो गया, कृषि पदार्थ या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अकाउंट बनाएंगे वो इसमें आ जाते हैं।